स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं प्रकीर्ण प्रसंग्रह 5 निर्देशांक भूमिति में चैप्टर चल रहा है। उसमें 18वां क्वेश्चन, इसके पहले 17 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था, अभी 18वां क्वेश्चन करेंगे। बिंदुओं ए बी सी डी को क्रम से जोड़ने पर बनने वाले चतुर्भुज ए बी सी डी का प्रकार लिखो। अब यहाँ अगर आप देखिए तो 4 बिंदु दिए गए हैं, ए बी सी और डी। इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और हमें पता करना है कि वह चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है। जैसे चतुर्भुज हम बहुत सारे जानते हैं, समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है। तो ये जो चतुर्भुज है इनमें से कौन सा चतुर्भुज ये हो सकता है? समलंब चतुर्भुज भी है। तो अगर आप देखें तो इसके लिए तरीका क्या है? इसके लिए तरीका यह है कि हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। पहले ध्यान से देखना, पहले हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। कितनी बार लगाना है दूरी का सूत्र? यहां ध्यान देना, 1 2 3 4 विकर्ण दोनों 6 बार आपको दूरी का सूत्र लगाना है। और दूरी का सूत्र लगा के आपको ये पता करना है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है, तो चतुर्भुज है। जैसे यहाँ देखिए, ए आपका दूरी का सूत्र, हमने केवल एक बार दूरी का सूत्र लिख दिया, करणी में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद होगा। अब इसमें ये चारों भुजाएं एक बार निकालेंगे। एक बार ए बी भुजा निकालेंगे दूरी के सूत्र से, फिर बीसी भुजा निकालेंगे दूरी के सूत्र से, फिर सीडी भुजा निकालेंगे दूरी के सूत्र से, फिर एडी भुजा निकालेंगे दूरी के सूत्र से। उसके बाद तब दूरी के सूत्र से एसी विकर्ण निकालेंगे, ये देखिए एसी, और फिर दूरी के सूत्र से बीडी विकर्ण निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने ये 6 बार दूरी का सूत्र लगा करके पहले इसको हमें निकालना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम 4 ही बार निकाल लिए और हमें पता चल गया तो हम फिर विकर्ण क्यों निकालें? तो ध्यान रखिए, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो दूरी का सूत्र लगाना आपको आता है, तो मुझे शायद ये समझाने की जरूरत नहीं है कि एक बार दूरी का सूत्र लगा के हमने ए बी निकाला, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। ये दूरी का सूत्र देखिए, ए बी निकाला तो करणी में 26 आ गया। दूरी के सूत्र से बी सी निकाला करणी में 61, सी डी निकाला तो करणी में 26, ए डी निकाला तो करणी में 61, ए सी निकाला तो करणी में 49 मतलब 7 आ गया, और बी डी निकाला तो 5 करणी में 5 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी भुजा का मान करणी में 26 आया और सी डी का मान भी करणी में 26 आया। इधर देखिए, ए बी का करणी में 26, सी डी का करणी में 26, मतलब ए बी और सी डी जो आमने सामने की भुजा ये समान आ गई। इसी तरीके से बी सी का मान करणी में 61 आया और ए डी का मान भी करणी में 61 आया। देखिए, ए डी और बी सी इनका मान करणी में 61 आया, मतलब ए डी और बी सी एक आमने सामने की भुजाएं समान है। तो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि अगर आमने सामने की भुजाएं समान हो गई तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। जब हमें पता चल गया समांतर चतुर्भुज है तो हम विकर्ण क्यों निकालें? तो ध्यान रखिए, हो सकता है कि वो आयत भी हो सकता है, इसलिए हम चेक करेंगे कि वो आयत है कि नहीं है। और आयत चेक करने के लिए आप जानते हैं कि उसके विकर्ण हमें निकालने पड़ते हैं, इसीलिए हम विकर्ण निकालेंगे। यहाँ पे ये देखिए, विकर्ण निकाल लिया, एसी का मान 7 आ गया, विकर्ण एसी का मान 7, और विकर्ण बीडी का मान दूरी के सूत्र से निकाला तो 5 करणी में 5। हम देख रहे हैं कि विकर्ण आपस में समान नहीं है। तो आप क्या जानते हो कि अगर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, और अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी समान हो जाते हैं तो वह आयत होता है। तो यहाँ तो ये सिद्ध हो गया कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समान है। देखो, ए बी जो है वह ए बी ए डी के बराबर है और बी सी नहीं, ए बी सी डी के बराबर है और बी सी ए डी के बराबर है। देखिए, ए बी सी डी के बी सी ए डी के बराबर है, परंतु विकर्ण एसी जो है वह विकर्ण बीडी के बराबर नहीं है। एसी का मान विकर्ण बीडी के मान के बराबर नहीं है। इससे ये समझ में आ गया कि ये समांतर चतुर्भुज तो है पर आयत नहीं है। तो यहाँ देखिए, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांग सम हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी यह समांतर चतुर्भुज है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये जो चतुर्भुज है कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का आप जानते हैं, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती है उसे क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। बिंदु पी क्यू आर तथा एस के कारण रेखाखंड ए बी 5 सर्वांगसम भागों में विभाजित होता है। यदि ए पी क्यू आर एस बी एक रेखी है, मतलब पहले ए है, फिर पी है, फिर क्यू है, फिर आर है, फिर एस है, फिर बी है, और क्यू और एस का निर्देशांक दिया गया, तो ए पी आर और बी का निर्देशांक निकालना है। यहाँ देखिए, ये रेखा खींची गई है, रेखाखंड खींचा गया है। इसमें पहले ए रहेगा, उसके बाद पी, फिर क्यू, फिर आर,
फिर S, फिर B। देख लीजिए, A हो गया, फिर P हो गया, फिर Q हो गया, फिर R हो गया, फिर S हो गया, फिर B हो गया। ये बिंदु हो गए। कितने बिंदु हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6। और इससे यह रेखाखंड 5 भागों में विभाजित होता है, 5 सर्वांगसम भागों में विभाजित होता है। आप देख सकते हैं, एक भाग हो गया AP, और दूसरा हो गया PQ, तीसरा हो गया QR, चौथा हो गया RS, पांचवा हो गया SB। तो देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 भाग हो गए। तो हमें यहाँ पे कुछ के मान दिए गए हैं, जैसे Q का निर्देशांक दिया है 12 14, यहां से देखिए, और S का निर्देशांक दिया है 4 18, और बाकी हमें A P R और B, ये चारों के निकालने हैं। तो 6 बिंदु यहाँ पे थे। इन 6 बिंदु में से 2 बिंदु का निर्देशांक उसने दिया और बोला बाकी 4 बिंदु का निर्देशांक आप ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ अगर आप देखें तो ये Q बिंदु है और ये S बिंदु है। Q का निर्देशांक भी मालूम है, S का निर्देशांक भी मालूम है, और QS का मध्य बिंदु R है। देखिए QS का मध्य बिंदु क्या है? R। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा के हम R का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे इसने A का निर्देशांक x1 y1 मान लिया, P का x2 y2, R का x3 y3 और B का x4 y4, और इन सबका हमें मान निकालना है। तो पहले यहाँ पे क्या बता दिया, देखो कि जो A मानने के बाद बिंदु Q यह AS का मध्य बिंदु है। देखिए बिंदु Q जो है, अच्छा सबसे पहले उसने, आप तो चाहे तो आप R पहले निकाल सकते थे, पर यहाँ इसमें इसने क्या किया है कि पहले इसने R, ध्यान दीजिए मैंने आपको क्या बताया कि QS का मध्य बिंदु R है, तो आप R पहले निकाल सकते थे, पर ये R पहले नहीं निकाल रहा है, ये पहले निकाल रहा है A का निर्देशांक। A का निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं? देखिए AS, ये देखिए A और S, AS का मध्य बिंदु Q है। अब AS का मध्य बिंदु Q है तो यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, लेकिन जो मध्य में रहता है उसको हम XY मानते हैं। तो जैसे हमारा x1 y1 हो गया, और ये S है, ये x2 y2 हो जाएगा, और ये Q जो है XY हो जाएगा। तो सूत्र क्या होता है यहाँ पे? सूत्र होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही तो सूत्र है। ये सूत्र देखो यहाँ लगाया गया, ये सूत्र यहाँ लगाया गया। अब x मतलब ये बाहर है, देखो क्योंकि ये A जो बिंदु, जो किनारे किनारे बिंदु रहते हैं, तो A को हम x1 y1 मानेंगे, S को x2 y2 मानेंगे, क्योंकि अभी हम AS ले रहे हैं। देखो AS का मध्य बिंदु क्यों है, जो मध्य बिंदु है उसको XY मानते हैं। तो ये हमारा हो गया XY। X का मान 12 है, बराबर x1 का मान x1 है, प्लस x2 का मान 4 अपॉन 2। ऐसे ही Y वाला देखो, Y का मान 14 बराबर, फिर y1 ही है, प्लस y2 कितना 18/2। अब यहाँ से 2 का गुणा उधर जाके हो जाएगा, तो x1 प्लस 4 इक्वल टू 24 हो जाएगा, और फिर 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x1 का मान 20 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखो 14 दूना 28 हो जाएगा, और ये y1 प्लस 18 आएगा। देख लो इधर 14 का 2 में गुणा करेंगे 28, और y1 प्लस 18, फिर 18 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और y1 का मान 10 आ जाएगा। तो x1 का मान 20 आ गया, y1 का 10 आ गया। ये देखो ये x1 और y1 का मान आ गया, मतलब बिंदु A का निर्देशांक हमें पता चल गया। बिंदु A का निर्देशांक कितना हो गया? 20 10। यहाँ देखिए A का निर्देशांक हमें पता चल गया 20, 10। अब AQ का मध्य बिंदु P है, AQ का मध्य बिंदु P है, तो फिर से हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। इधर देखिए बिंदु P यह रेख AQ का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से। अब यहाँ ध्यान देना कि अब A जो किनारे किनारे हैं इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे Q को, और P इसको xy समझो हो गया, सपोज करेंगे। तो x का मान तो x2 है, इक्वल टू x1 का मान 20 प्लस x2 का मान 12। देखिए 20 प्लस 12/2, 20 में 12 जोड़ेंगे 32/2, कितना आ गया 16। इसी तरीके से y का निकालेंगे। देखो y मीन्स y2 इक्वल टू y1 मीन्स 10, y2 मीन्स, देखिए y1 मीन्स 10, y2 मीन्स 14 अपॉन 2, जोड़ेंगे 24/2, कितना आ गया 12। तो ये हमें x2 और y2 का मान मिल गया। इधर देखिए x2 और y2 का मान मिल गया, तो हमें बिंदु P का निर्देशांक मिल गया। बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया? 16,12। इसी तरीके से जैसे हमने ये निकाला, P निकाला, देखिए जैसे मैं बता रहा था QS का मध्य बिंदु R है, तो R भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं मध्य बिंदु के सूत्र से।
और फिर आएंगे यहां से देखेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर, यह रे क्यूएस का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से हम आर का निर्देशांक निकाल सकते हैं। उसके बाद एस देखेंगे, एस यह आरबी का मध्य बिंदु है, देखो आरबी का मध्य बिंदु एस है, तो आरबी का मध्य बिंदु एस लेके यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, यहाँ देखिए तो आपको ये जो एस है, ये जो बी है उसका निर्देशांक मिल जाएगा। इस तरीके से ये सारे बिंदुओं के निर्देशांक हमें पता चल जाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र आपको यहाँ पे 4 बार लगाना है। प्रश्न 20 देखेंगे, पी क्यू आर इन बिंदुओं से जाने वाले वृत्त के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करो। केंद्र मतलब परिकेंद्र का निर्देशांक। तो ऐसा क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न 7वां क्वेश्चन आपने किया था सेम, ये देखिए 16वां भी वैसे ही था, ये 16वां क्वेश्चन किया। फिर ये देखिए 7वां क्वेश्चन आपने किया है, यहाँ पे देखिए 7वां, तो 7वां क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन, ऐसे एक उदाहरण भी किया था। तो ये टाइप का ये चौथा क्वेश्चन है, तो ये टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो, तो इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ। ये प्रश्न 7 जैसा आपने किया, प्रश्न 16 किया है और एक उदाहरण किया था आपने, उसके जैसा एक क्वेश्चन है, तो ये आप कर लोगे। एक लास्ट क्वेश्चन और 21वां, समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, तो चौथे शीर्ष बिंदु डी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, लेकिन सभी संभव जोड़ियां ज्ञात कीजिए। अब जरा क्वेश्चन समझिए, अगर बोलते ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष बिंदु दिए गए, ए बी सी, और चौथा हमें डी निकालना है, लेकिन जो डी बिंदु है उसका बोला है जितनी संभव जोड़ियां हैं सब ज्ञात कीजिए। तो अगर ये नहीं बोला होता तो हम कहीं पे भी एक डी बिंदु लेके एक ही निर्देशांक निकाल देते, लेकिन जब संभव जोड़ियां बोला है तो हमें सब निकालना पड़ेगा। देखिए कितनी संभव जोड़ियां, ध्यान से देखिए, डायग्राम को ध्यान से समझिए। ये त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज केवल त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, इससे एक त्रिभुज बनेगा ना, ए बी सी दिया है, तो एक त्रिभुज ए बी सी से एक त्रिभुज बन गया। अब जब ये त्रिभुज बन गया तो हमें डी बिंदु लेना है जिससे समांतर चतुर्भुज बने। तो डी बिंदु अगर हम यहाँ लेते हैं तो देखिए यहाँ से लेके इसको मिलाएंगे तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ए बी डी सी, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। और अगर डी यहाँ ना लेके यहाँ लेते हैं और यहाँ से ऐसे मिलाते हैं, देखिए पहले डी यहाँ पे लिया था, इसको D1 नाम दिया है, तो ये D1B और D1C को मिला दिया तो यहाँ एक समांतर चतुर्भुज बन गया, ABD1C। और अगर ये डी बिंदु यहाँ न लेके यहाँ ले, इसको D2 नाम दे दिया, फिर ऐसे D2C और D2A को मिलाएंगे तो यहाँ पे भी एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, ABCD2, ये भी बन सकता है। और D2 वहां न लेके अगर हम यहाँ ले और यहाँ D3 नाम दे दिया, D3A और D3B को मिलाएं तो एक समांतर चतुर्भुज ACBD3, ये देखिए एक समांतर चतुर्भुज ये भी बन रहा है। समांतर चतुर्भुज मतलब इसकी सम्मुख भुजाएं समान हो, लेकिन ये दूरी लेते समय ध्यान रखना, ये बिंदु कहीं पे भी नहीं ले सकते हैं। ये बिंदु लेंगे तो जितना दूरी AC की है उतनी दूरी यहाँ पे लेंगे, और जितनी दूरी ये AB की है उतना दूरी यहाँ CD1 का लेंगे। समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समान होती है, इस बात का ध्यान रखते हुए लेंगे। यहाँ जब D2 लेंगे ध्यान रखेंगे CB के बराबर AD2 लेंगे और AB के बराबर CD2 लेंगे, तब जाके वो पॉइंट D2 लेंगे। ऐसे यहाँ D3 लेना है तो D3 ऐसा लेंगे कि CB के बराबर AD3 होना चाहिए, सम्मुख भुजाएं समान। और दूसरा ये देखिए कौन सा समांतर चतुर्भुज बन रहा है, AD3, हाँ ये तो ये देखिए BC के बराबर AD3 और AC के बराबर BD3, ये समान होनी चाहिए भुजाएं। अब हमें कैसे हम इसके मान निकालेंगे, तो आपको देखो बहुत आसान है, एक बार केवल बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी है। A, B, C 3 बिंदु दिए गए, दी गई आकृति के अनुसार D के 3 संभव स्थान है, माना कि वे 3 संभव बिंदु D1, D2 तथा D3 हैं। उनका निर्देशांक एक का ले लिया D1 X1 Y1, दूसरे का D2 X2 Y2 और तीसरा D3 X3 Y3। अब देखिए सबसे पहले ये वाला ले लिया ABD1C। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें अगर समांतर चतुर्भुज, ध्यान से समझिए यही मेन पॉइंट है, ABD1C में AB जो है वह D1C के बराबर है। AB किसके बराबर है, D1C के। क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, AB D1C के बराबर है। और अगर ये वाला समांतर चतुर्भुज लें ABCD2,
तो ए बी जो है वह CD2 के बराबर रहेगा, क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। इधर वाला समांतर चतुर्भुज लेंगे तो ए बी CD1 के बराबर है, और ए वाला समांतर चतुर्भुज लेंगे तो ए बी CD2 के बराबर है। यहां से देखिए ए बी D1 से एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी इक्वल टू CD1 समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, और ए बी CD2 भी समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी इक्वल टू CD2 समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब देखिए ए बी CD1 के भी बराबर, ए बी CD2 के बराबर है, तो जब ए बी के ही बराबर है दोनों है तो CD1 बराबर CD2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से CD1 बराबर CD2। अब ध्यान से डायग्राम में फिर आइए, CD1 CD2 के बराबर आ गया। CD1 किसके बराबर आ गया? CD2 के। इससे पता चल गया कि C जो है वह D1 D2 का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो A है वह D2 D3 का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि B जो है वह D1 D3 का मध्य बिंदु है। ये देखिए बिंदु C रेख D2 D1 का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं बिंदु B रेख D1 D3 का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं A रेख D2 D3 का मध्य बिंदु है। तो एक बार मध्य बिंदु का सूत्र यहां लगाएंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये देखिए यहाँ पे लगाया है। C रेख D2 D1 का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से 3 इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2। ठीक है, x1 x2 में समीकरण प्राप्त होता है। ऐसे ही y1 और y2 के बीच बाद में लगाया है, तो y1 और y2 में भी एक यहाँ पे देखिए हमें समीकरण प्राप्त होता है। C रेख D2 D1 का मध्य बिंदु और मध्य बिंदु का सूत्र फिर लगाया, y1 y2 का एक समीकरण प्राप्त। लेकिन पहले उसने क्या किया, पहले इसमें x वाला समीकरण बनाया, इसमें भी x वाला ही सूत्र लगाया, इसमें भी x वाला। पहले x वाले संबंध लग लेके पहले x1 x2 का मान निकाला है, x1 x2 x3 का मान निकाला, फिर वही काम y के लिए करके y1 y2 y3 का मान निकाला है। तो पहले देखिए ये हमारा मध्य बिंदु है, तो 3 इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 बराबर 3 इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2। ऐसे यहाँ पे देखिए a मध्य बिंदु है, तो 5 इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2। ऐसे यहाँ देखिए ये b मध्य बिंदु है, तो 1 इक्वल टू x3 प्लस x1 अपॉन 2। यही यहाँ पे लगाया। देखिए एक बार 3 इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो एक समीकरण बनेगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 6। देखो बाकी दोनों निकाला नहीं, लिख दिया इसी प्रकार। इसी प्रकार हम अब वो आप चाहे तो निकाल के दिखा सकते हैं। यहाँ उसने डायरेक्ट लिख दिया कि x2 प्लस x3, यहाँ पे देखो यहाँ आएगा x2 प्लस, इसी प्रकार यहाँ सूत्र लगाएंगे तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 5 टू 10 आएगा, 5 दूना 10 आएगा। और ऐसे यहाँ पे जब लगाएंगे तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 2 1 के 2 आएगा। एक लगा के दिखाया है, बाकी दो डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहे तो इसी तरीके से एक ही लाइन ही बढ़ेगा, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। समीकरण 3 4 5 मिल गया, इनको जोड़ दीजिए। समीकरण 3 4 5 को जोड़ने पर तो x1 प्लस x2, अब बायां पक्ष देखिए x1 2 बार है, x2 2 बार है, x3 2 बार है। देखो सबको जोड़ दिया। इधर दाईं तरफ 6 प्लस 10 प्लस 2, x1 2 बार है तो 2x1, x2 2 बार है 2x2, ऐसे x3 2 बार है तो 2x3। तो 2 कॉमन लेके भाग दे दिया। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख दो, 2 से भाग देने पर देखिए इतना सारा स्टेप नहीं करना पड़ेगा, ये सब स्टेप आपका बच सकता है। एक काट दीजिए, डायरेक्ट यहाँ कॉमन लेके जो किया मत कीजिए। डायरेक्ट यहाँ लिखिए ब्रैकेट में 2 से भाग देने पर ये स्टेप डायरेक्ट आ जाएगा, आपका 1-2 स्टेप बच जाएगा। आप बचा सकते हो, मैं काट नहीं रहा हूं पर आप जानते रहो। अब ये देखो एक समीकरण 6 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे जो समीकरण 3 का मान है x1 प्लस x2 इक्वल टू 6, इसको यहाँ पे समीकरण 6 में रख देंगे। ये समीकरण 6 है, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 9। यहाँ x1 प्लस x2 के प्लेस पे 6 रख देंगे। x1 प्लस x2 की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 प्लस x3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। 6 उधर जाएगा तो x3 का मान मिल जाएगा। अब x3 का मान मिल गया तो अब आप फटाफट यहाँ रखते जाइए। देखिए x3 का मान मिल गया, यहाँ रख दीजिए, x3 का मान यहाँ रख दीजिए तो x1 का मान मिल जाएगा, बराबर कि नहीं। तो यहाँ देखिए समीकरण 4 का मान समीकरण 6 में रखने पर, अब उसने क्या किया, ऐसा नहीं किया। यही जो एक बार 3 का मान समीकरण 6 में रख के निकाला, फिर समीकरण 4 का मान रख के निकाला है। देखिए x2 प्लस x3 की जगह 10 रख दिया। यहाँ देखिए x2 प्लस x3 की जगह 10 रखोगे तो x1 प्लस 10 इक्वल टू 9, 10 2 जाके माइनस होगा तो 9 माइनस 10, x1 इक्वल टू -1 आ जाएगा।
इसी तरीके से समीकरण 5 की जगह x1 प्लस x3 इक्वल टू 2 रख दिया। यहाँ देखिए x1 प्लस x3 इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 प्लस x2 इक्वल टू 9, तो x2 इक्वल टू 9 माइनस 2 तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से इसने x1, x2, x3 तीनों के मान निकाल लिए। ये देखिए x1 का मान -1, x2 का 7, x3 का 3। सेम तरीके से जैसे हमने x के लिए लगाया था वैसे y के लिए लगाइए। यहाँ पे -2 इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। इधर देखिए -2 इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये 2 दूना 4, तो y1 प्लस y2 -4 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे तो y2 प्लस y3 इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब यहाँ इसी प्रकार लिख के डायरेक्ट लिखा, और यहाँ y1 प्लस y3 इक्वल टू -4 आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसा लगा के तब निकालो, यहाँ इसने डायरेक्ट किया है। मेरे हिसाब से आपने एक स्टेप बढ़ा के लगा लो। फिर यहाँ समीकरणों को जोड़ा, ये देखिए, और फिर एक बार समीकरण 7 का मान रख दिया, एक बार 8 का रख दिया, एक बार 9 का। तो जैसा हमने x के लिए किया सेम वही y के लिए किया, तो हमें y1, y2 और y3 का मान मिल जाएगा। देखिए y1 -10, y3 6 और y2 उस तरफ आएगा। तो जब तीनों मान मिल गए तब हम उन्हीं मानों को यहाँ पे रख देंगे, तो D1 का निर्देशांक मिल जाएगा, D2 का निर्देशांक मिल जाएगा, D3 का निर्देशांक मिल जाएगा। ये देखिए समीकरण यहाँ से y2 भी मिल गया, तो D1 का निर्देशांक मिल गया, D2 का, D3 का। तो शीर्ष बिंदु D के सभी निर्देशांकों की संभव जोड़ियां -1, -10, 7, 6, 3, 6। इसका मतलब ये तीनों जो है ना बिंदु समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये तीनों बिंदुओं द्वारा वो त्रिभुज क्या बनाएगा? समांतर चतुर्भुज बनाएगा। अब यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन कट है। छोटा सा ही क्वेश्चन था पर एक कट है, एक क्वेश्चन यहाँ पे कट है, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है।